and welcome back to the new video. Today we will be exploring the difference between rigid and flexible constitution. So let's start. Here is the difference between rigid constitution and flexible constitution. एक एक करके देखते हैं. So सबसे पहले है हमारे पास rigid constitution जिसमें हमने ये बताया है cumbersome procedure for amendment. इसका क्या मतलब है? This means जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर हमें अमेंड करना है तो उसका हमारे पास जो प्रोसीजर है अमेंड करने का वो है डिफिकल्ट प्रोसीजर. ये इजीली अमेंड नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी से होता है, बहुत मुश्किल से होता है और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है. हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट. बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? नाम से हमें पता चलता है अमेंडमेंट ईजी है. ईजी अमेंडमेंट का क्या मतलब है? सिंपल मेजोरिटी यूज होती है. मेजोरिटीज के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी. सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इजी टू अमेंड होता है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कम्बरसम प्रोसीजर होता है यानी कि डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है. अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम की. फेडरल सिस्टम हमको पता है यूनिट्स के पास यूनियन के पास पावर है एंड प्रोविंसेस के पास भी है. ठीक है, ये पावर्स आई कहाँ से हैं? ये आई है कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली. कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को उसकी पावर्स दी हैं, प्रोविंसेस को उसकी उनकी पावर्स दी हुई हैं. तो अब ये चीज़ जब इनको पावर्स मिल जाती हैं तो फेडरल सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. अगर अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिफिकल्ट होगा तो फेडरल सिस्टम के लिए सिक्योरिटी होगी क्योंकि यूनियन अपनी मर्जी से इजी तरीके से या जैसे तैसे करके वो उनकी पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती है. जो प्रोविंसेस हैं उनको सिक्योर फील होगा कि उनकी पावर्स इजीली नहीं जाएंगी क्योंकि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो रिजिड है तो उनकी पावर्स को जाने में बहुत ईजी नहीं होगा उनके लिए. नेक्स्ट है सुटेबिलिटी फॉर यूनिटरी सिस्टम. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी सिस्टम के लिए सुटेबल है. क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर यूनियन जो पार्लियामेंट है अगर वो ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगी तो ईजी रहेगा ना उसके लिए कि वो जो हमारी प्रोविंसेस है उनको कैसे चलाना चाहती है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहती है, उनको क्या क्या पावर देना चाहती है. तो ये यूनिटरी सिस्टम के लिए बेस्ट चीज़ है. लेकिन जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है फेडरल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑर्डनरी लॉज. अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ लिया कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो डिफिकल्ट है. इफ प्रोसीजर डिफिकल्ट है तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो तो इजीली अमेंड हो सकते हैं, रिपील हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट के पास उसके लिए पावर है. पार्लियामेंट ने उनको बनाया है तो पार्लियामेंट उनको कैसे भी अमेंड रिपील भी कर सकती है, उनको जैसे भी अमेंडमेंट करना चाहे उसमें कर सकती है. लेकिन प्रोसीजर डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को यानी कि वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज रखते हैं अगर उसको उनको अमेंड करना है तो उसके लिए प्रोसीजर डिफिकल्ट है. इससे हमारे पास डिफरेंस मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में और ऑर्डनरी लॉज में. लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजर है वो ऑर्डनरी लॉज के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए सेम है. अमेंडमेंट का प्रोसीजर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा लॉ फंडामेंटल है कौन सा नहीं है क्योंकि प्रोसीजर सेम है. तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, पता चलता हमें. आगे चलते हैं हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स के ऊपर. सबसे पहला है सेफगार्ड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेचर. ये बहुत इजी है. लेजिस्लेचर के पास सारी पावर्स होंगी और वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में है अगर तो वो क्या करेगा बहुत इजीली सारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं जिसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर प्रोसीजर डिफिकल्ट होगा तो उसको वायलेट वो नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा उसके लिए क्योंकि मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से होगा अमेंड तो उस मेजोरिटी को भी तो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. नेक्स्ट है सिक्योरिटी टू फंडामेंटल राइट. अब ऑब्वियसली बात है अगर हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी जो पार्लियामेंट है जो यूनियन है वो बहुत इजीली हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती है. फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड भी नहीं कर सकती है. ठीक है, उसको रिजिड प्रोसीजर लगेगा उसके लिए और रिजिड प्रोसीजर पास होना मतलब अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास होना थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टेम्पररी पॉपुलर पॉपुलर आइडियोलॉजीज. इसमें क्या कहना चाहते हैं? टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है. ठीक है, कभी कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है कभी कोई होती है. हर मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट है जो भी कोई मेजोरिटी में इस टाइम पे या पहले जब भी उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है. अगर हमारा अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर रिजिड नहीं होता तो ये क्या करेंगे अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स कर देंगे.
अब नेक्स्ट पार्टी आएगी, वो मेजोरिटी में आएगी, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, वो अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्रोसेंट कुछ नहीं बचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हम कह सकते हैं सेक्रेड ऑब्जेक्ट है, वो नहीं बचेगा उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। अब राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सेम चीज है। मेजोरिटी को, मेजोरिटी जब गवर्नमेंट जो भी मेजोरिटी में होती है, वो मेजोरिटी पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो माइनॉरिटीज के वेलफेयर का तो कोई ध्यान ही नहीं रखा जाएगा ना, माइनॉरिटीज को तो प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू माइनॉरिटीज को मिली हुई है। तो अगर यहाँ पे प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता, तो जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ रही है वो उसको हटा देती बहुत इजीली। बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिल जाती है? प्रोटेक्शन मिल जाती है माइनॉरिटीज को। अब फेडरल गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि फेडरल गवर्नमेंट सिक्योर फील करती है, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट या यूनियन में जो भी लेजिस्लेचर है, वो इजीली उनकी पावर्स को कटेल नहीं कर सकता, उनको नहीं छीन सकता उससे। नेक्स्ट हम चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। डीमेरिट्स इसके बहुत कम है। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमें पता है कि प्रोसीजर रिजिड है, ठीक है, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें चेंज चाहिए। अब हमें चेंज चाहिए लेकिन प्रोसीजर तो रिजिड है, तो यहाँ पे चेंज लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जब प्रोसीजर डिफिकल्ट है तो चेंज लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे ये थोड़ा सा काम नहीं करता है। नेक्स्ट है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली फोरसीन फॉर द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, तो उस टाइम पे उनको नहीं पता था आने वाले फ्यूचर में इंडिया में कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या डिमांड्स हो सकती है न्यू जनरेशन की, क्या हमारी एस्पिरेशंस हो सकती है, उनको नहीं पता था। तो यहाँ पे इसको रिजिड बना देना, ये एक तरीके से आज के टाइम पे जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उनको प्रॉपरली फुलफिल नहीं करने देता है, कि हम जो भी चाहते हैं, या कुछ चीज़ें लिबर्टीज हो गई हमारी, फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी अगर ये रिजिड है ना, तो हम हमारी एस्पिरेशंस को अच्छे से नहीं ले, मतलब हमारी एस्पिरेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं इस केस में। तो ये चीज़ है। दूसरा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के पास। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या है? मेक एडजस्टमेंट पॉसिबल विद चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो नीड्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, ये वही है, ये ड्रॉबैक है हमारे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। जो ड्रॉबैक था वो इसी का मेरिट है, जैसे कि सोसाइटी की जो सिचुएशंस हैं, जो नीड्स हैं, वो चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। न्यू जनरेशन जब आती है, वो अपनी एक अलग एस्पिरेशंस के साथ आती है, उनको उनकी अपनी अलग नीड्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, तो ईजी होगा इन एस्पिरेशंस को लेना, इन एस्पिरेशंस को पाना, या गवर्नमेंट के लिए इजी होगा इन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। अब बात आती है, जब एस्पिरेशंस फुलफिल हो जाती है ना हमारी, हमें इजीली ये सब चीज़ें, जो भी हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो भी हमारी आइडियोलॉजीज हैं, वो हमें डिमांड्स हैं, हमें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे वायलेंट रिवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वायलेंट रिवोल्यूशन कब होता है? जब हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो हम क्या करते हैं? वायलेंट रिवोल्यूशन करते हैं, ब्लड शेड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी डिमांड्स ही पूरी हो रही हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, तो अमेंडमेंट बहुत इजीली हो पा रहा है, तो हमें फिर वायलेंट रिवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, ब्लड शेड नहीं होगा, लोग नहीं मरेंगे हर जगह पे। तो ये एक इसका मेरिट है। नेक्स्ट आता है हार्डली एनी चांस फॉर, हाँ यही वायलेंट रिवोल्यूशन का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डीमेरिट्स के ऊपर। डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के डीमेरिट्स क्या है? ये अमेंडमेंट करना इसका इजी है, हम इसको इजीली अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और ऑर्डिनरी लॉ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी पीपल को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनॉरिटी के वेलफेयर को नहीं देखते, हम इसको देखते ही नहीं है। ठीक है, हम बहुत इजीली जो भी हमारी मेजोरिटी की एस्पिरेशंस हैं, जो भी उनकी डिमांड्स है, उसको फिलफिल करने के चक्कर में हम माइनॉरिटी से उनका राइट ले लेते हैं, हम उनका वेलफेयर ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को। ठीक है, और दूसरा कि ये सुटेबल नहीं है फेडरल सिस्टम के लिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पावर्स मिलती हैं अगर यूनियन को भी, और फेडरल सिस्टम, फेडरल यानी कि हमारी प्रोविंसेस को भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारी पावर्स तो पार्लियामेंट के पास है, यानी कि यूनियन के पास है। अब यूनियन के पास है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, तो ये इजीली फेडरल सिस्टम की पावर्स को ले सकता है वापस, क्योंकि पावर्स डेलीगेटेड है। डेलीगेटेड का मतलब क्या है कि जो यूनियन है उसने पावर्स दी हैं।
अगर यूनियन ने पावर्स दी हैं तो वो बहुत ईजिली वापस भी ले सकता है। तो यहाँ पे ये इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फेडरल सिस्टम को यहाँ पे रखने के लिए। सो इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई लास्ट वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।